आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। तो आज का जो वीडियो है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए अभी जो है हाल ही में ओएमएस का एग्जाम का जो है वैकेंसी निकला हुआ था। इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरे हैं। ओएमएस यानी उड़ीसा म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है और इसमें जो है 27 पोस्ट निकला हुआ था। ये भी मतलब सेक्रेटेरिएट का ही जॉब है, एक ग्रुप ए लेवल का पोस्ट है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं अप्लाई किए हुए हैं और इसका जो एग्ज़ाम है अभी मतलब ऐसे सुनने को मिल रहा है कि अप्रैल में होने वाला है। तो इसका और ओपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है। अगर आप ओएमएस दिए हैं मतलब फॉर्म डाले हैं, अगर ओपीएससी का भी फॉर्म डाल रहे हैं तो इसमें आपको मतलब एक ही प्रिपरेशन में दोनों बेनिफिट मिलने वाला है। और कैसे मिलने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज इस वीडियो में। और इससे और एक जो बेनिफिट होने वाला है ये है कि मतलब जो आप अगर ओएमएस के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो मतलब ये भी हो सकता है ओएमएस क्लियर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपको ओपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो सिलेबस है दोनों में ओवरलैपिंग रह रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है और इसका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन आप बोल सकते हैं या फिर आपका अटेम्प्ट हो सकता है या फिर आपका जो मिनिमम एज बार हो सकता है, जो बहुत सारे ऐसे चीज़ है। क्योंकि एक ही स्टेट का स्टेट लेवल का एग्जाम है तो इसीलिए इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं इसको। आज हम दोनों का सिलेबस कैसे ओवरलैप कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में और एक वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग ये जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है यानी कि ओएमएस का रिटन का एग्जाम एंड ओपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दोनों का सिलेबस जो है सेम है, तो उसके लिए क्या बुक हमें मतलब तैयार करनी पड़ेगी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर चुके हैं ओएमएस के लिए उनको तो पता ही होगा, जो नहीं प्रिपेयर किए हैं अभी जो बहुत कम टाइम बचा है उसमें वो लोग क्विकली कैसे रिवाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे आने वाले अगले वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ अंत तक, आज का वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग बेसिकली ओएमएस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सिलेबस है आप इतना याद रखिए कि ओपीएससी प्रीलिम्स में भी इतना ही सिलेबस है, ठीक है। तो पहला तो एलिजिबिलिटी जो है इसका भी वही था, मतलब 21 से 38 ईयर्स ही था। और इसमें जो है रिलैक्सेशन जो है मिलता है आपको SC ST SC BC एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। और सेम इसमें उड़िया लैंग्वेज जो कंपलसरी लैंग्वेज आपको रहना चाहिए अप टू 10th लेवल के अंदर, ठीक है। तो ओएमएस में जनरली 2 स्टेज में एग्जाम खत्म हो जाता है, एक है रिटन दूसरा है भाइवा, ठीक है। रिटन जो एग्जाम होता है जनरली उसमें 2 पेपर्स रहता है, दोनों 200-200 मार्क का रहता है। और जो भाइवा होता है आपका वो 50 मार्क का रहता है, यानी कि आपका टोटल मार्क हो गया 450 यानी कि 450 मार्क्स हो गया, ठीक है। और कट ऑफ जनरली ईयर टू ईयर वेरी करता है, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका जो वैकेंसी के हिसाब से वो लोग कट ऑफ जो है मतलब डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो कमीशन की तरफ से डिसाइड किया हुआ रहता है, उसके हिसाब से वो लोग मतलब सिलेक्शन करते हैं। फिर चलिए जानते हैं फिर GS1 एंड GS2 में क्या सिलेबस है। तो GS1 जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है ओएमएस का, उसमें हमारा क्या क्या आता है, फिर GS2 में क्या क्या आता है एक एक करके देख लेंगे। ये दोनों एकदम आप ऐसे मान सकते हैं कॉपी पेस्ट है ओपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के साथ, ठीक है। आप इसी को प्रिपेयर करते हैं तो मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स का मतलब ओपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो ही गया, तो दोनों के लिए ये फायदा है। तो पहले है GS1 जो है हमारा, उसमें आपका आएगा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है। तो नेशनली एंड इंटरनेशनली या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारे कंट्री लेवल में या फिर ग्लोबली जो भी करंट इवेंट्स चल रहा है, कुछ भी ऐसे आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है तो वो हमें कवर करना पड़ेगा। करंट इवेंट्स जैसे कि कहीं पे कुछ मतलब डिस्कवरीज हुआ साइंस रिलेटेड या फिर टेक्निकल रिलेटेड, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कुछ फैक्ट्स वगैरह या कुछ क्राइसिस हुआ, एनवायरमेंटल क्राइसिस हुआ, जैसे कि भी हाल ही में टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ है, तो उस तरह का बहुत सारी चीज़ें से होती रहती हैं। तो इन सब के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा आता है करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जनरली हमारा प्रीवियस हिस्ट्री क्या रहा है,
तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हमारा जो फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट रहा है, नेशनल मूवमेंट्स जो रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। तो इन सब के लिए क्या बुक पढ़ना होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगी क्या मतलब बुक्स कवर करनी होंगी, और जितना कम बुक हो सकता है उतना हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है और 2 ही महीना बचे हैं हार्डली OMS एग्ज़ाम के लिए। तो जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर आता है तीसरा जो है हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आप इंडिया का ज्योग्राफी कवर करेंगे और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी कवर करेंगे। किस तरह से कवर करेंगे, उसका फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करेंगे। कैसे, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो आप देख रहे हैं उसको कवर करना होगा, फिर उसका जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी कवर करना होगा, और उसमें हमारा जो इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्या मतलब क्या उसका जो है इम्पैक्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी हमें मालूम रहना होगा, ठीक है। तो ये जनरली हमारा ज्योग्राफी के ऊपर आ रहा है। ज्योग्राफी के ऊपर मेरा NCERT का सीरीज भी चल रहा है, आप चाहे तो वहीं पे भी आप समरी देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस समरी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए NCERT जो है बुक लेके आप बैठेंगे तो बहुत मोटी मोटी बुक है, उसको अगर आप ऐसे डे बाय डे पढ़ पढ़ के कवर करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। तो उसका अच्छा रिप्लेसमेंट ये है कि आप कहीं से भी कुछ भी NCERT समरी जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब में, आपको कोई भी वीडियो जो भी आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम में कंज्यूम करके हो रहा है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, टू द पॉइंट है, तो आप उसको रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा 2-3 बार करके देखिए, आपको याद रह जाएगा। या आप कुछ भी काम करते करते भी देख सकते हैं, घर में अगर कोई रह के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई जॉब लेके प्रिपेयर कर रहा है तो भी वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का फायदा हमें इस तरह से उठाना चाहिए। फिर हमारा तीसरा जो मतलब चौथा जो पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फिर आता है राइट्स इश्यूज जो भी है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये हमें दोनों लेवल में देखना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारा स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल दोनों में हमें पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी मेरा पॉलिटी का सीरीज भी चल रहा है और पॉलिटी का NCERTs भी मैं कवर कर रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे विजिट करके देख भी सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब ये टोटल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो चैप्टर्स हैं जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, पॉवर्टी एंड इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी देखे होंगे कि SHGs बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब ज़्यादातर कुछ लेडीज़ होते हैं जो कि गैदर होकर 10 to 12 लेडीज़ जो है ग्रुप बना के बैंक में कुछ सेक्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको कुछ लोन्स मिलता है और बहुत कम रेट में उनको जो है ये लोन मिलता है और आराम से वो लोग अपना सेक्टर बना के उससे जो मुनाफा गेन करते हैं उससे वो लोग लोन चुका देते हैं और सस्टेनेबल मतलब उनका जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कितना मतलब बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये सब भी हमें कवर करना पड़ेगा इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। फिर आता है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जनरल इश्यूज ऑन मीन्स जनरल इश्यूज क्या हो रहा है आजकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हमारा एनवायरनमेंट जो है हम लोग बचपन में जो देख रहे थे कि आज भी सेम है या फिर कुछ चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो कि ये सब चेंज कर रहा है, चेंज होने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हम जितने टाइप के जानवर बचपन में ऐसे ही देख सकते थे आजकल देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है जनरली हमारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या डिफरेंसेस आया है उससे पता चल जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है इसके ऊपर भी हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज जो है हमारा एनवायरमेंटल साइंस के अंडर आता है। फिर आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए
हमें क्या करना है, मतलब जो हमारा जनरल साइंस का बुक रहा है एनसीईआरटी का, उसको सारा कवर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जनरल साइंस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमें लगता तो है कि हमें याद है, लेकिन असल में याद नहीं होता। जब हम एग्जाम में उसका ऑप्शंस देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन सा होने लगता है कि ये है फिर ये है या फिर ये है, मतलब दोनों 2-3 ऑप्शन में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एक ही तरह का लगने लगता है फिर एग्जाम में। तो उसके लिए आपको प्रिसाइजली मतलब साइंस बुक्स जो है एनसीईआरटी का, उसको समरी एक बार अच्छी तरह से थरोली आपको कवर करना पड़ेगा। उससे आपका जो मतलब जो भी आपका फाउंडेशन था वो एकदम से रिवाइज हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओएमएस एग्जाम का जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। तो ये जनरली हमारा ओपीएससी के लिए भी सेम है, यानी कि ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो आप फॉर्म डाले हो उसके लिए भी ये सेम ही रहेगा, और दोनों के लिए पढ़ना भी आपको सेम ही रहेगा। तो आप इसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा जीएस2 जो है ओएमएस में 200 मार्क का ही होता है, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आइए देख लेते हैं। पहले आता है कम्प्रीहेंशन, ठीक है। थोड़ा सा हमें इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग, मतलब पैसेज अंडरस्टैंडिंग, या फिर पैसेज में ऐसे पैसेजेस रहता है, फिर उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज पढ़ के हमें वो क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रीहेंशन जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम कितना अच्छी तरह से समझ पाते हैं एक पैसेज को या फिर एक फ्रेज को। अगर एक फ्रेज दिया हुआ है या फिर एक पैसेज दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझ के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है, ठीक है। ये जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लेके वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके हमें ये आंसर नहीं कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करना रहता है पहले से ही, ताकि हम बहुत कम टाइम पे बहुत प्रोडक्टिव वे में उसका आंसर दे सकें, ठीक है। और जनरली इसका आंसर करना बहुत इजी रहता है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम उसी में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको पहले से कवर करना होगा। तो उस तरह से इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी इंग्लिश का ही पार्ट है, वो भी इंग्लिश का कुछ बेसिक हमें मतलब बुक्स आता है, जो कि पढ़ने से हमारा ये सब चीज़ें जो है कवर हो जाएगा। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जो है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल भी रहते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले तो ऐसे वैसे बेसिकली नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बेसिक बुक्स रहता है ये। लेकिन ओएमएस में क्या होता है ना, ये जो जीएस2 का पेपर है उसमें आपको अच्छी मार्क्स लानी होगी, लेकिन ओपीएससी में ये जो पेपर है इसमें आपको 33% लाना है, ठीक है। 33% लाना बहुत ईजी बात है, लेकिन ये जो 200 मार्क्स का ये जो ओएमएस में पेपर है इसमें आपको अच्छी मार्क्स लानी है, उसके ऊपर ही आपका कट ऑफ भी बेस करता है, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको इसमें भी ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो इक्वल इंपोर्टेंस ये रखता है दोनों पेपर ओएमएस एग्जाम में। लेकिन ओपीएससी में जो है जीएस1 पेपर काफी ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि जीएस2 का पेपर जो है वो बस क्वालिफाइंग ही रहता है, ठीक है। और फिर फोर्थ में आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी जनरल हमारा जो जनरल एबिलिटी के ऊपर ही रहता है। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, वो सब एक ही तरह के मतलब सब्जेक्ट्स रहते हैं। उसमें हमारा जनरल एबिलिटी कितना होता है, हम फास्ट तरीके से कितना जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाते हैं, उस पर हमारा डिपेंडेंट रहता है। और इसके ऊपर भी बेसिक बुक्स रहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, ताकि हम एग्जाम में इसमें जो है जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से शॉर्ट उसका जो है सही आंसर हम दे सकें, इसमें ज़्यादा टाइम लॉस किए बिना, ठीक है। फिर आता है बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो बेसिक न्यूमेरेसी जो है हमारा वो जनरली मैथ्स का है। तो वो अप टू 10th लेवल हम लोग कितना न्यूमेरेसी में कितना स्ट्रांग है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे एलसीएम एचसीएम, फिर परसेंटेज, ये सब जो था हमारा, और फिर नंबर के ऊपर कुछ कैलकुलेशन उसका, फिर जो स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब जो था हमारा, उसके ऊपर कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको भी हमें प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कितनों को याद है कि मतलब ऐसे 3 डिजिट वाला अगर नंबर दे दिया जाए उसका क्यूब रूट या फिर क्यूब पूछा जाए, तो कितनों को याद है कि हम ऐसे ही ट्रिक्स अप्लाई करके बोल दें बहुत कम टाइम में, जैसे कि 20-30 सेकंड के अंदर। नहीं याद होता है ना, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते एग्जाम में कि क्यूब रूट निकालने गए तो फिर टाइम तो जाएगा उसमें फिर 5-10 मिनट, या फिर आप क्यूब निकालने जाएंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करते करते आप फिर हो गया, उसी क्वेश्चन में आपका पेपर खत्म हो जाएगा।
फिर आता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है हमारा बेसिकली चार्ट, फ्लो चार्ट एंड डिफरेंट टाइप के डायग्राम से हमें मतलब सॉल्व करना रहता है। कुछ डाटा दिए हुए रहते हैं ग्राफ के थ्रू से, या फिर चार्ट, या फिर फ्लो चार्ट, या फिर कुछ पाई चार्ट से, तो उसमें से हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो उसको भी हमें पहले से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी बेसिक बुक्स रहता है। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिर फ्रेजल वर्ब्स हो गया। फिर आपको ऐसे पूछ दिए जाएंगे कि आप मतलब एक ब्लैंक होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें कौन सा सही वर्ड है जो आपको बिठाना है वहाँ पे, ठीक है। उस तरह का चीज़ भी रहेगा। या फिर आप ऐसे भी मांग सकते हैं कि आपको पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। ये सब जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, अप टू 10th लेवल का ही आएगा। इन सब में आपको मतलब माहिरत हासिल नहीं करनी है, या फिर कोई पीजी टाइप का स्टडीज नहीं करना है। बेसिक बुक्स कवर करनी होगी, लेकिन कवर करेंगे तब, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें बहुत सारे मतलब एग्जाम्स के लिए कॉमन हो जाता है। तो एक बार पढ़ने से हम लोग क्या करते हैं ना, 2-3 एग्जाम देने लायक बन जाते हैं, या फिर 3-4 एग्जाम देने लायक बन जाते हैं। और नेशनल लेवल का एग्जाम अगर ऐड कर दिया जाए तो बहुत सारे एग्जाम जो है मतलब एक ही प्रिपरेशन से बहुत सारे एग्जाम का प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास रहनी चाहिए, तभी जाके हम कोई भी एग्जाम निकले बिना डरे हम उसका फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, और आने वाली जो वीडियोस है अच्छी तरह से देखिए, और अच्छा मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।